As you can see here, she is honorary president of Mahila Wing of Rashtriya Sainik Sanstha. To add, she has a huge list of accolades. See, she has been ex-national vice president of National Dada Sai Phalke Award Films. She has been winner of Miss Bharat 2021 Social Diva. So we have a diva with us. She has helped a lot of NGOs, runs. As you can see, she is perfectly fit. So she has many awards in running as well. She's associated with more than 55 NGOs of like-minded people. She's ambassador of 70 running groups, students something to be inspired about. So she's certified yoga instructor, 2 times Guinness record holder, 4 times Limca Book record holder. She is executive member of Women's Support she is also a founder and director of Darya Dil Mumbaikar, which is a great initiative, ma'am. Along with this, she has many accolades to her name. She has been chief guest for bike rallies in Brahma Kumaris. She has been guest of honor for various awards and awardees. The list is huge. She is awardee of 7th Darshanik Mumbai Maharashtra Awardee of Nari Shakti Icon Nari Samman 2021, Gun Gaurav Puraskar by Maharashtra Bazarpet of Social Workers, winner of Smart Shrimati, honored by Dada Sai Phalke Icon Award, Subhash Chandra Bose Awardee of 2020-2021. And she, along with that, recently she has I believe Samuhik Vivah, which ma'am had organized, and it was a really huge affair, wherein they got approximately, ma'am, more than 250 girls they got married, so that's a really huge thing. Along with this, she helps HIV patients, cancer patients, old age homes, organ donation, and much more. So without further ado, I would request ma'am to share a few words with us. सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं शर्मा सर, लोखंडे सर, पाटिल सर, प्रिंसिपल सर एंड ऑल ऑफ यू, आशा मैम, जिन्होंने इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज करवा के दिया। आप सभी प्यारे बच्चे जो हमारे भविष्य के फ्यूचर के बहुत चमकते सितारे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में आप लोग जाएंगे। साथ में मेरी राष्ट्रीय महिला टीम, माधवी गुप्ता जी, निधि अय्यर जी, राजकुमारी तिवारी जी, और जिनके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपकी अपनी प्रोफेसर आशा नगरवाल जी। सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे को यहाँ पर आपने मैम बोलने के लिए बोला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या बोल दूँ। मेरा बोलना यानी कि होएगा कि सूरज को दिया दिखाना, क्योंकि बड़ी हस्तियों ने सब कुछ बोल दिया। अब बोलने और सुनने के लिए शायद ही कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी अपने भारत देश के बारे में जितना बोला जाए ये नॉन स्टॉप रहता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। इनकी वीरों की कहानियाँ, इनकी शहादतें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। तो सभी को नमस्कार करते हुए एक छोटा सा 2 लाइन का स्पीच मैंने रेडी किया है, मैं आप सबके सामने बोलना चाहती हूँ। विजय दिवस, हम लोग यहाँ पर सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं विजय दिवस सेलिब्रेट करने। एक्चुअली ये 16 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। हम लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा करते रहेंगे। हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हमारे दिल में सैनिकों की रिस्पेक्ट है, तो वो हमेशा हम करते रहेंगे। विजय दिवस हमारे सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। यह विजय पर्व शौर्य, साहस और देशभक्ति की वीर गाथा का प्रतीक है। हमारे फौजी भाइयों पर हमें सभी को बहुत गर्व है, जो देश की आन बान और शान है। भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे वीर सपूतों पर हिंदुस्तान
का हर एक नागरिक गर्व करता है, उन्हें सम्मान देने के लिए तत्पर रहता है और जिन वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जो हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं, उन्हें मैं सलाम करते हुए गर्व से सीना चौड़ा करती हूँ अपना। हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी तथा उनके 93,000 सैनिकों को बंधक बनाकर शौर्य गाथा का परिचय दिया था। 16 दिसंबर को उनके बलिदानों को याद करते हुए यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हम सालों से आ रहे हैं। आज हम सभी हमारे वीर जवानों को याद करते हुए 1 मिनट के लिए खड़े होकर श्रद्धांजलि देंगे सभी लोग। सभी शहीदों को शत-शत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बस एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे आप सभी बच्चों से करना चाहूँगी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप लोगों ने जैसे सर ने बोला कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्लान किया ही होगा अपने लिए, तो इसमें से कितने लोग हैं जो देश की रक्षा के लिए इंटरेस्टेड है और सेना में जाना चाहते हैं? जरा मैं देखना चाहूंगी यहाँ के आज के जनरेशन का रेशो क्या है, जो हम चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, तीनों विंग में किसी भी विंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो कितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, वेदर इट विल बी गर्ल और बॉय, जो भी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। जो भी है बाकी के लोग, आप लोगों के शायद दूसरे ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई नेवी डॉक्टर बनना चाहे, कोई सेक्शन डिजाइनर बनना चाहे, कोई आपके टीचर जैसे टीचर टीचिंग फील्ड में जाना चाहे, तो देशभक्ति हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे दिल से निकलनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम देशभक्ति बॉर्डर पे ही जाकर कर सकते हैं, सेना में एंट्री करके ही कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। आज जैसे मैं आपके सामने ये प्राउड पहन के खड़ी हूँ या मैं एक टीम लेकर के खड़ी हूँ, ये भी अपने आप में एक देश सेवा है। क्या हुआ अगर हम सेना में नहीं जा पाए? हम हमारे देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। जैसे लोकनाथ जी निस्वार्थ भाव से उन्होंने मोर देन 250 से ज्यादा उनके आश्रम में सीनियर सिटीजन से, जिनसे वो बिल्कुल चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी देशभक्ति है। ये भी अपने आप में एक चीज है। हम लोग एनजीओ से रिलेटेड है, हम लोग सोशल वर्क करते हैं, तो जो सोशल वर्क करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जैसे प्लांटेशन किया, किसी गरीबों की मदद कर दी, बीमारों की मदद कर दी, इस प्रकार कुछ ना कुछ सेवा दे करके हम अपना कर्ज, छोटा सा कर्ज बोलेंगे, हम वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, भी एक अच्छे नागरिक बनिए। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हो तो किसी गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दीजिएगा। अगर आपने एक बच्चे को पढ़ाया, इट मीन्स आपकी एजुकेशन की वैल्यू हुई है, आपकी एजुकेशन वर्थ हुई है, आपका पढ़ा लिखा होना मैटर कर रहा है। अगर डॉक्टर, आप में से कितने लोग डॉक्टर बन गए? रेज योर हैंड, कितने लोग डॉक्टर बनने वाले हैं? किसको इंटरेस्ट है डॉक्टर में? हाँ, तो जो डॉक्टर बनेगा वो कोशिश करिए कि कुछ पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट कर दे। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी एक प्रकार से गरीबों के अगर आपने ऑपरेशन कर दिए या उनका ट्रीटमेंट फ्री कर दिया तो ये भी एक देश सेवा ही है। तो इस प्रकार की आपके दिल से निकलनी चाहिए कुछ भी चीज करने की। आपने, अब हम जहाँ रहते हैं, हम हमारा घर साफ सुथरा रखते हैं कि नहीं? तो हमारा सिटी क्यों नहीं साफ सुथरा होना चाहिए? हमारा कंट्री क्यों नहीं साफ सुथरा होना चाहिए? तो कभी कभी बीचेस पे जाया करें, वहाँ की क्लीनिंग करें, जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको थोड़ा समझाएं। ये छोटे मोटे काम जो है ना आप लोग कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं लगती है, लेकिन कर सकते हैं। बस इच्छा होना चाहिए, दिल से करने की इच्छा होना चाहिए। तो
यहाँ पर मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। लोखंडे सर, मुंबई प्रदेश की जो महिला ब्रिगेड है उसकी अर्चना जी, मंच में उपस्थित इस कॉलेज के प्रिंसिपल, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सभी सदस्य, इस कॉलेज के स्टाफ, यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ के जो होनहार स्टूडेंट्स और हमारे दोस्त पत्रकार महोदय, सबके लिए सबका नमस्कार और प्रेम भरा जय हिंद। वैसे हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए जीत का जश्न मनाने, लेकिन ये जीत कौन सी है ये हमारे से बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। क्या सब लोग जानते हैं हम उनसे जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं। तो यही सबसे बड़ी खामी हमारे देश में है कि हमारे इन जाबाज सैनिकों ने अपने बलबूते पे जो जीत हासिल की उसका हमारे आने वाले पीढ़ी को जरा भी अंग्रेजों ने, कितनी बड़ी शक्ति के सामने हम डट के खड़े हुए और किस तरह से हमने दुश्मन को परास्त किया, ये एक बहुत मनभावक स्टोरी है जो खून से लाल लाल रंगी हुई है। तकरीबन 1400 सैनिक हमारे वहां पे मृत हो गए, शहीद हो गए, कितने अपाहिज हो गए, कितने ने जिनकी जिंदगी आगे कटना मुश्किल हो गया, और उनकी उस शहादत के बाद जाके हम इस सुकून के साथ यहाँ पे बैठे, उस दिन उस विजय दिवस को मनाने में यहाँ पर आए। उसके पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताना मुझे बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय सैनिक संस्था क्या है ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था भूतपूर्व सैनिक और देश प्रेमी नागरिकों की संगठन है। जैसे ये भूतपूर्व सैनिक है और मैं देशभक्त नागरिक हूं, जैसे आप हैं, तो हम सब लोग इकट्ठा होकर एक अच्छा खुशहाल भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो लीडर है ये कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी है, जिनको वीर चक्र प्राप्त हुआ है। तो ऐसे कई लोग इस संस्था में शामिल है और हमारे इस पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा सदस्य है जो इस संस्था में हम सब लोग के साथ जुड़ के काम करते हैं। संस्था कई काम करते हैं, जैसे आज इस मौके पे वो उस वारदात को हम याद करने जा रहे हैं जो हम सब भूल गए, क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है नया इतिहास बनाने के लिए। और अगर हम इतिहास भूल जाएंगे तो हमें कुछ आगे करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी। तो ये इतिहास याद करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो ये इतिहास याद दिलवाने का सबसे बड़ा काम हमारा है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि अभी अपने यहाँ पे सुना जय हिंद, जय हिंद। तो जय हिंद बोलते एक क्षण में आपको लगा भारतवासी ऐसा है? एक क्षण में लगा? जात पात धर्म छोड़ के एक क्षण के लिए आप इस देश के वासियों, ये आपके दिल में हुआ महसूस? ये महसूस कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप रास्ते में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितना ट्रैफिक में, जैसे सबने ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश की, ऐसे हम सब रास्ते से जा रहे हैं, किस तरह से लोग अनुचित तरीके से इस सारे कायदे कानून को तोड़ते हैं। वो इसलिए तोड़ते हैं कि उनके ऊपर उसी तरह के संस्कार हो गए हैं। हम उनको बदलना चाहते हैं। और सबसे बेहतर संस्कार कहाँ पे होते हैं? तो आपने देखा होगा सेना में सबसे ज्यादा बेहतरीन संस्कार होते हैं। सेना में हर चीज का अनुशासन सिखाया जाता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हर स्कूल, हर कॉलेज में हर बच्चे को ये जो मिलिट्री की शिक्षा है उसको अनिवार्य किया जाए। कम से कम 2-3 साल वो सेना में रहे ताकि उसको अनुशासन का पता चले। अगर हर कोई अनुशासन में रहा तो गैर अनुशासन में चलने के लिए जो गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, जितनी ताकत हमारी वेस्ट होती है, वो हमारी बंद हो जाएगी। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बात। ऐसे कई काम हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे अभी लोखंडे जी ने बताया और हमारे सर ने बताया कि सेना में जाके काम करने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं होती है। लड़ाई यही भी शुरू है, यहां भी शुरू है, हर जगह हम लड़ते हैं, हर काम के लिए हम लड़ते हैं, और आगे आपको लड़ना है। तो ये जो लड़ाई बॉर्डर से लेके हमारे अंदरूनी तक आती है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक करने का काम हमारा है।
और इसलिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं कि आप सब लोग राष्ट्रीय सैनिक संस्था में सम्मिलित हो जाए। अलग अलग यहाँ पे हमारी ब्रिगेड्स है, अलग अलग, जैसे हम आपके यूथ के लिए अलग ब्रिगेड है, महिलाओं के लिए अलग है, हर जगह के लिए अलग अलग तरह के ब्रिगेड बनाई गई है। उसमें आप सम्मिलित हो जाइए, धीरे धीरे सीखिए और धीरे धीरे सिखाइए, ताकि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा राष्ट्र बना पाए, एक अनुशासित राष्ट्र बना पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि सैनिक में काम करने के बाद, देश की सेना में काम होकर वहां पे अपना जीवन का बलिदान देने के बाद आप समझ नहीं पाते, मैं इसलिए बलिदान कहता हूं आने के बाद भी, कि अपनी उम्र की जो सबसे बेहतरीन साल होते हैं, जो आप लोग एंजॉय करके निपट आएंगे, आप लोग उसके बाद शादी करके अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारे ये लोग जो है वो पूरी फैमिली छोड़ के, रिस्क लेके, बंदूक लेके बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े रहते हैं, और अपने जीवन के वो 15-20 साल जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके सबके लाइफ के लिए, वो हमारे लिए वहां पे उनकी शहादत हो जाती है। तो उनके आने के बाद उनको वो सम्मान मिलना जरूरी है जिनके वो हकदार है, जिसे हम भूल जाते हैं, वो याद दिलाने का काम हमारा। अब ये कोशिश हम करते हैं, और आगे चल के आप और मैं, हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग आने वाले, क्योंकि ये बेसिक इसलिए मैंने आपको कहा कि आने वाले लोग कौन है। मैं सिविलियन हूं, ये मिलिट्री मैन है, और आप सब आने वाले देश के वो नागरिक हो जो इस देश को चलाने वाले। तो हम सब लोग मिलके आज वो लम्हा याद करते हैं जो आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा या थोड़ा बहुत सुना भी होगा। आप जानते हैं कि हमारे भारत के स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी हलचल हुई, हमारे देश के टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी दो टुकड़े थे, एक इस बाजू में, एक इस बाजू। आप जानते हैं पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। जो बंगाल की तरफ का जो हिस्सा था वो अलग पाकिस्तान था, और वहां के लोगों का कल्चर पूरा के पूरा अलग, क्योंकि बांग्ला कल्चर वहां पे, और यहाँ पे जो था वो थोड़ा सा पंजाबी कल्चर, दोनों अलग अलग कल्चर के लोग थे। लेकिन पावर कहां पे थी? बड़े पाकिस्तान में। तो बड़ा पाकिस्तान यहां से फ्राई होके यहां आके यहाँ के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अभी ऑब्वियसली एक घर में मियां बीवी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो इन दोनों के एक दूसरे से कंट्रोल होना कितना मुश्किल होगा। इन दोनों के अंदर इस तरह के झगड़े चल रहे थे, और ये लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त क्या हुआ, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, देख के उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो गए। इतने अत्याचार शुरू हो गए कि दिन दहाड़े सबको गोलियां मार लेंगे, इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया, और ये सारी चीजें मानवता के लिए बहुत खतरनाक। उसी वक्त एक दूसरी बड़ी बात थी कि उस वक्त जो पाकिस्तान के जो इरादे थे, आज भी खराब है, उस वक्त भी खराब ही थे, और वो चाहते थे कि उनका ईस्ट और वेस्ट करके वो पूरा का पूरा टुकड़ा करके ऊपर का पूरा टुकड़ा लेंगे। यानी हिंदुस्तान का एक बड़ा टुकड़ा करने की एक बड़ी साजिश उस वक्त चल रही थी। और उस वक्त हम बड़े भाग्यशाली थे कि उस वक्त इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, और माणिक शाह जैसे, आज अपने फिल्मों में उनको देखेंगे आप, बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं, लेकिन एक ऐसा सेनानी जिसकी नजर बहुत दूर तक थी, जिसके विचार इतने प्रगल्भ थे, जिनके अंदर इतनी क्षमता थी, जिनके अंदर वो जज्बा था जो उस देश को एक सम्मान दे सकता था। और उसी वक्त ये निर्णय लिया गया कि हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन इस विरोध को पाकिस्तान ने इतने सीरियसली लिया कि वो हमारे साथ युद्ध करने को उतारू हो गए। और जिस दिन लड़ने के लिए एक भारतवासी उतर जाता है, तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे अंदर जो शौर्य है, जो वीरता है, वो उजागर होकर बाहर है। और हमारे पूरे सैनिकों ने इस तरह से परास्त किया पाकिस्तान को कि उनके 90,000 सैनिकों को हमने शरण में लाया। 90,000 सैनिक, आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में वो फौज होगी। उस फौज को घुटने में लेके आए, और उस वक्त हमारा जो विजय था
इतना बेहतरीन तरीके से युद्ध हो गया। और उस वक्त हमारे कैप्टन अरोड़ा जी थे, जिनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। हमारे पाकिस्तान के नियाजी और उनको बिठा के वहां पे उनके हाथ से शरणागत का जो उनका करारनामा होता है, जिसको एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट वहां पे हुआ और वो युद्ध हमने जीता। अब ये युद्ध जीता तो क्या हुआ, एक तो युद्ध कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि युद्ध जीता तो उसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी, क्योंकि ये युद्ध किसी एक सेना ने नहीं जीता था। तो हम भारत की जो तीनों सेना थी, स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तीनों ने इकट्ठे आके एक सही तरीके से इस वार को जीता है, प्रॉपर तरीके से जीता है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमारे सैनिकों की, हमारी सेना की जो शक्ति थी, उस शक्ति के बारे में सारे लोग जानते नहीं थे। शायद मेरे 2-4 शब्द सर इधर उधर हो सकते हैं, तो आप सब माफ कीजिएगा मुझे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त जब हमारा युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। और इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए उन्होंने वहां से उनके आरमार की एक कुछ बोट उन्होंने भेजे थे, जो युद्ध नौका जिसे कहा जाता है। अगर वो आती और अगर उसकी मदद पाकिस्तान को मिलती तो शायद इस युद्ध में हमें पीछे हटना पड़ता। लेकिन उस वक्त जो मुत्सद्दीगिरी बोलते हैं, उसको एक शब्द है, उसको डिप्लोमेसी, उस डिप्लोमेसी का एक बहुत गहरा उदाहरण इंदिरा गांधी जी ने दिया। और उन्होंने उस वक्त रशिया, वो एक दूसरी महाशक्ति अमेरिका के साथ, आप सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम आपने सारी चीजें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उस वक्त रशिया ने क्या किया, रशिया हमारे साथ था, लेकिन हमने, इंडिया ने उनको ये जताया कि अगर इस एरिया में अमेरिका के युद्धपोत यहां पे अगर पहुंचते हैं तो आगे चल के इस इलाके पे उनकी ताकत रहेगी। और अगर इस समुद्र पे, इसको सामरिक क्षेत्र कहा जाता है, इस पे अगर अमेरिका का क्षेत्रों का दबदबा रहा तो आगे चलते ये पूरी एशिया के लिए तकलीफ की बात होगी। रशिया जो महासत्ता समझ रहा है उनको, उसके लिए तकलीफ की बात होगी। ये जताने में हम उनको कामयाब हो गए और उसके लिए इमीडिएट यहाँ पे रशिया ने भी अपनी युद्ध पोतें तैयार कर। अभी ये माहौल अमेरिका के लिए भी खतरनाक हो गया, उनके लिए वर्ल्ड वॉर की स्थिति हो गई थी और उसके लिए उनकी सरकार कतई तैयार नहीं थी और उसके लिए उनको उनके उस युद्ध पोत को रोकना पड़ा। और ये बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हमारे उसके साथ दर्ज हो गई थी। ये आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध जीतने के बाद और एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि बांग्लादेश एक अलग देश हो गया, तो उनका अभी इस पाकिस्तान के साथ कनेक्शन टूट गया। हमारे साथ उनका एक अच्छा रिलेशन बना। हमारे लिए एक आसान बात हो गई, क्योंकि दोनों से अलग अलग टैकल करना हमारे लिए आसान था, वरना दो बाजू से अगर पाकिस्तान युद्ध करता है तो हमारे लिए तकलीफ की बात हो। तो ये चीजें हमारे लिए एडवांटेज होती गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। इस युद्ध में तकरीबन 10,000 सैनिक घायल हुए थे। लेकिन आप सोचिए कि ये जो वार है, इस वार ने पूरे विश्व भर में हमारे देश का इस तरह से दबदबा बनाया कि ये देश समय आने पे कुछ भी कर सकता है। और उसी का आज नतीजा है कि हमारा भारत देश एक पावरफुल कंट्री के नाम से जाना जाता है। और इसलिए ये जश्न इसलिए मनाया जाना चाहिए कि हर बार हमारी उस वीरता की बातें याद की जानी चाहिए। हम लोगों के रग रग में वो जो खून है वो दौड़ना शुरू होना चाहिए। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो 10,000 लोग जख्मी हुए, जो 1400-1500 लोग वहां पे शहीद हो गए, उन्होंने जिस तरह से हमारे देश के लिए एक नाम उजागर करने की हमारे लिए काम किया है, हमारे देश को इस तरह से ऊंचा उठाया है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वो सोचने के लिए हमें मजबूर होना चाहिए पड़ेगा। क्योंकि
ये होगा तभी हम जागरूक होंगे और उस वक्त हमें हमारे इस स्वतंत्रता की कीमत समझेगी। इसलिए ये जश्न होना जरूरी है। ये जश्न होना इसका मतलब ये नहीं कि पटाखे फोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई पार्टी करो। ये जश्न अपने आप में आपस में होना चाहिए कि यस हम सब मिलके कर सकते हैं, हमारी तीन सेनाएं मिलके ये चीज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के हर विद्यार्थी, हमारे यहाँ का हर पुरुष, हमारे यहाँ का स्त्री, हमारे यहाँ का एक हर सिपाही, हम सब मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए गौरवशाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये सेलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था यही काम करती है, लेकिन राष्ट्रीय सैनिक संस्था का जो मूल है, मूल आपने वो किस कैप को देखा होगा और आपने सुभाष बाबू की कैप को भी देखा होगा। सुभाष बाबू की कैप और हमारी कैप में सिर्फ कलर का फर्क है, लेकिन हमारा उद्देश्य सेम है। हम उसी उद्देश्य से काम करते हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा, भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, लेकिन उसके 6-7 साल पहले ही सुभाष बाबू ने स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत का झंडा उस वक्त भी हमारा पूरे विश्व को पता था। इस देश को प्रेरणा देने का काम सुभाष बाबू ने किया है और वही काम आगे चल के हम सब लोगों को करना है। यह राष्ट्रीय सैनिक संस्था की एक बेसिक आइडिया है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जानते हैं कि जैसे वो 1400 लोग शहीद हो गए, आज भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसके अंदर हमारे कितने सैनिक शहीद होते हैं। आपको मैं बताता हूं, इस बेल्ट में सैनिक थोड़े कम है, लेकिन आप पुणे, सातारा, सांगली उस बेल्ट में जाओगे तो हर घर में एक सैनिक मिलेगा। लेकिन उसके साथ भी एक गांव में कम से कम 5 से 10 ऐसी महिला होगी जिसके पति सैनिक थे और शहीद हो गए। सैनिकों की विधवाएं हैं, वीर पत्नी है वो। और आप जानोगे नहीं कितनी बड़ी समस्या का सामना करते हो। बड़ी समस्या होती है उनकी, क्योंकि उनके हस्बैंड के जाने के बाद उनके प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम होते हैं, उनके पेंशन के प्रॉब्लम होते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के प्रॉब्लम होते हैं, उनके मान सम्मान के प्रॉब्लम होते हैं। इन सब के लिए हम काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनका पुनर्विवाह हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा से पेंशन मिले, हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा बिजनेस में ऐसा काम या नौकरी मिले, उनको ऐसा कोई सम्मान मिले, ताकि हर जगह पे वो अपने इस चीज को उनको फील हो कि अगर मेरे पति ने अगर वहां पे शहादत दी है, मेरे पति ने वहां पे अगर दिया तो उसका सम्मान मुझे मिल गया। अगर उसका आपने उनको अगर सम्मान नहीं दिया तो क्या कोई पत्नी अपने पति को बॉर्डर पे भेजेगी? क्या कोई माता अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजेगी? और फिर ऐसे किसी युद्ध हो जाएगा, हम सब यहाँ के यहाँ कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और इसलिए हमें उनको सम्मान देना चाहिए, ताकि सबको लगे कि इसके बाद जो सम्मान मिलता है तो हर कोई सैनिक होने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं कुछ बहुत वक्त हो गया, मुझे लगता है कुछ ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कुछ बातें मैं जाते जाते विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज आप विद्यार्थी दशा में हो, आपके सामने बहुत बड़ा ट्रैवल के लिए पास बाकी है, आपको बहुत आगे जाना है। सबके अलग अलग सपने होंगे, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, सबके अपने अपने सपने हैं। लेकिन एक याद रखिए कि सपनों में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपके सपने में सच्चाई नहीं है तो आप आगे नहीं जाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा सच का साथ, सत्य का साथ दीजिए। आप हमेशा अपनी गलत बातों से दूर रहिए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ लड़के, छोटे छोटे लड़के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, पब में जा रहे हैं। पब में कितने जाते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं किसी को नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं भी जाना चाहता था, हमारे पास नहीं था उसको, अच्छा हुआ बच गए। लेकिन आज जाते हैं बच्चे, जाते वहां जाते एंजॉय करते, ठीक है, एंजॉयमेंट में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद अगर आपका एक कदम गलत तरीके से जाता है तो बहुत तकलीफ। आप एक सोचिए, मैं सिंपल एक सा उदाहरण देता हूं। 2 लड़के, एक लड़का गलत तरीके से गलत लोगों के साथ रहता है, क्रिमिनल बन जाता है।
जैसे ही वो क्रिमिनल बन जाता है, देखिए सिनेरियो कितना चेंज हो गया। जैसे ही वो क्रिमिनल बन गया, उसके पीछे पुलिस है, पुलिस लगी, उसके बाद उसके वकील आया, उसके बाद जेल आई, बराबर। अच्छा, जैसे ये सब वहां से निकला, उसके पड़ोस वालों को तकलीफ, घर वालों को तकलीफ, देश को तकलीफ, सब नुकसान ही नुकसान, बस वाइस वर्सा। एक लड़का है, वो मिलिट्री में गया। अब देखिए उसके फैमिली के लिए कितनी प्राउड था, हमारे देश के लिए सुरक्षा, उसका जीवन एक बड़ा प्राइड जीवन हो जाता है। वो अपने फैमिली के लिए एक अच्छा संसार देता है, एक अच्छा संसाधन देता है। और सबसे पहली बात है कि वो शत्रु को निपटाता है, हमारी तकलीफें दूर करता है। तो एक ही व्यक्ति है, दो दिशा में जाता है तो कितना बड़ा फैसला हो जाता है। एक इतना बड़ा नुकसान दे रहा है, इतना बड़ा फायदा दे रहा है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? क्या दम नहीं है आवाज में? फिर आप सच्चाई के साथ रहिए और अपने जो निर्णय है उसके ऊपर मजबूती से रहिए। किसी ने बोला यार मुझे याद है मैं स्कूल में था तो स्कूल ऐसे हो गया, तो मेरे चाचा बोलने लगे तू क्या करेगा? तो मैं बोला मैं ITI में जाऊँ। तो मेरा दूसरा चाचा बोलता नहीं रे आ करेगा, तू कॉमर्स में जा, तुझे बैंक में जा मिलेगा। दूसरे दिन पढ़ा कॉमर्स से, तो दूसरा बड़ा चाचा बोले नहीं साइंस में जाए, साइंस में अच्छा है, उसके बाद इंजीनियर हो सकता है। आप ही साइंस गया, उसके बाद तुरंत मुझे एक दिन बोला नहीं डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप जॉब डायरेक्ट। ये क्या करता है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, और ऐसे करते करते मेरे 2 साल कॉलेज के कब गुजर गए कहाँ गए मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद फिर ट्रैक पे आने के लिए मेरे 2 साल, शायद उन 2 सालों में मैं और आगे जा सकता। तो अपने निर्णय पे ठाम रहिए, मजबूत रहिए, क्या करना है वो देखिए पहले। अभी तो आपके पास इतने ऑप्शंस है कि आपको कई सारी चीजें मिलेगी जिसके अंदर आपको आगे क्या करना पता चलेगा। हमें तो हमारे उस जमाने में ये 4-5 चीजें मालूम थी। उस वक्त डॉक्टर बनने का क्या तो औकात नहीं थी हमारी कि डॉक्टर पहुंच जाएगा, सोच भी नहीं सकते थे। स्पोर्ट्समैन बनेगा क्या? अरे विराट के बाहर किसी को खेलने को ले जाने को नहीं देते, तो कोई मतलब नहीं था। आज आपके लिए सारे ऑप्शंस है, आप कहां पे भी जा सकते हो, तो आपके लिए इतने सारे स्कोप है। तो आप सोचिए कि आपका दिल कहां चाहता है, जहां चाहते हैं वहां जाओ। ऐसा नहीं कि माँ बोलती है डॉक्टर बनो, बाप बोलता है इंजीनियर बनो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बनो लेकिन पावरफुल बनो। हमारे एक आपने जाना नरेंद्र यादव करके एक बड़े प्रोफेसर है, वो बहुत गरीब घर के थे और उनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके घर के सारे बच्चे पढ़े लिखे थे, तो ये जब थोड़े पढ़ रहे तो किसी मेहमान आते तो पूछते ना तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। हर कोई अलग अलग जॉब दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कवि बनूंगा। तो सब लोग उसको हंसने लगे, कवि बोलेगा तो उस वक्त क्या गले में झोला डाल के उसके अंदर वो कागज रख के घूमते थे। तो बोलिए सब लोग हंसने लगे उसको। तो उसके पिताजी ने उनको बुला था की बेटा तुला जे काय बनायचं ते बन. मराठी समजतं का? बेटा तुला जे काय बनायचं ते बन, पण जिथे पण जायचं टापला राहायचं. जिथे पण जायचं तिथे टापला राहायचं. जहां भी जाओगे वहां पे टॉप पे रहो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. आधे रास्ते में जाओगे तो खत्म हो जाओगे. तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि आपको जो भी करना है वहां पे टॉप करना है. दूसरा ये कि हमारे देश का इतिहास है, संस्कृति है, उसको आप पढ़िए. एक नजरे से नहीं, अलग अलग नजरे से पढ़िए. इतना बड़ा हमारा इतिहास है, इतनी बड़ी हमारी संस्कृति है, इतने बड़े इतने किताब है उसके ऊपर. बस मोबाइल पे कुछ मैसेज आता है उसके भरोसे मत रहिए. बड़े बड़े अच्छे लेखकों ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, हमारे पुराने काल के भी अच्छे ग्रंथ वगैरह है, उसके साथ थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को. सारी चीजें आप अभी लोग जानते हैं. देखो सब लोग जानते हैं अभी जो विमान का किसके नाम पे, राइट बंधु, राइट ब्रदर्स. आज पता चला है कि राइट ब्रदर्स ने कहां से लेके आए आइडिया, हमारे ग्रंथों से लेके. आपको मालूम है न्यूटन एप्पल नीचे गिरा, लेकिन अभी पता चला ना ऑफिशियल, आपको वेबसाइट पे देखो उसने कहां से लेके गए वो. तो सारी चीजें हमारे पास पहले से है, हम बहुत पहले से एडवांस है. आप देखिए रामायण महाभारत देखिए, पुष्पक विमान की बात है, विमान था तब तो हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी थी.
रामायण महाभारत में आपने देखा होगा कि अण्वस्त्र गिरा है, जो जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र, उसका पूरा देखिए क्या है वो हम देखते हैं कि आज के एटॉमिक बॉम्ब है। सारी की सारी चीजें हमारे पास पहले थी जो हम भूल गए हैं, लेकिन अगर हम उसको अभी सही तरह से याद करेंगे तो हम एक समझ पाएंगे कि हम जो है वो अपने आप में बने हुए हैं, हमें किसी ने बनाया नहीं है। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप धर्म है, कर्म है, सब जगह पे लाते हैं। आप हर धर्म कर्म के सारे बातें देखिए, लेकिन हर चीज को साइंस के साथ साइंटिफिकली लो। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। हमारे यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो करने की बड़ी सिस्टम है। एक जगह पे एक आदमी मंदिर में जा रहा था, वो गांव वाला था, तो गरीब का बेचारा, तो मंदिर के अंदर वो झुका, तो उसको पता चला कि मेरी पैंट पीछे फटी है, तो पीछे कोई देख सकता है, तो उसने एक हाथ पीछे रखा और फिर नमस्कार किया। अच्छा, उसके पीछे से आया, वो नया था, उसको लगा शायद अरे यहाँ पे इसी तरह से नमस्कार करते, तो उसने किया, वो भी करने लगा। तो उसके बाद लाइन में जितने हैं सब उसी तरह से नमस्कार कर रहे थे। तो एक था होशियार आदमी आपके जैसा कोई, उसने पूछा ये क्या कर रहा है? मुझे मालूम नहीं, उसने क्या इसने मैंने किया। जब पहले वाले को पूछा तो बोलते यार मेरी पैंट फटी थी, दिखना नहीं चाहिए ऐसी है। तो आप पढ़े लिखे हो, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है गलत है। और कोई बोलता है इसके लिए मत करो, आप उसको अपने साइंस पे, अपने नॉलेज के साथ उसका टैली करो कि ये सही है कि नहीं है, और उसके बाद करो, तब आपको उसका सही फायदा मिलेगा। और ये आज के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इतना कहकर मैं मेरा विराम लूंगा, क्योंकि आप सारे मैं देख रहा कुछ ऐसे कर रहे हैं तो परेशान हो गए, शायद किसी को भूख लगी होगी और मुझे भी लगी है, तो मैं कुछ ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। लेकिन एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गुरूर छोड़ दीजिए। गुरूर छोड़ दीजिए कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मेरे पास ये है, मेरे डैडी के पास वो है, मेरे है तो ठीक है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा वजूद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, आज हम यहाँ पे गए मलाड में, ओके, ये मलाड आता है मुंबई में, ओके, ये मुंबई कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आता है भारत में, भारत आता है एशिया में, एशिया आता है हमारे पूरे पृथ्वी पे। अभी पृथ्वी पे हम 25% जमीन है, 75% तो पानी है। अच्छा, ये पृथ्वी भी हमारे ये जो सूर्यमाला है इसमें तो 9-10 ग्रह हैं, वो भी छोटा वाला है, कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, ये आपको मालूम होगा शायद कि हमारे जो सूर्य है, ऐसे एक अरब सूर्य तो एक बड़े सूर्य के पीछे घूम रहे है ना, और वैसे जो बड़े सूर्य है ऐसे 200 करोड़ है जो बड़े सूर्य के पीछे घूम रहे, और सब लोग का मिलके एक गैलेक्सी हो रहा है जिसका अपना नाम है मिल्की वे। मैं राइट? अभी ऐसी कितनी करोड़ों गैलेक्सीज एक साथ आती है, तब जाके अपना कुछ एक छोटा सा मेरे ख्याल से क्लाउड पॉइंट बनता है, या कॉस्मो क्या होता है उसको। वैसे यानी आज के तारीख में इस पृथ्वी पे या इस विश्व में या इस ब्रह्मांड में सूर्य कितना है, तो समुद्र के किनारे पे जितने रेत के दाने हैं उतने सूर्य है। तो हम कहां पे भाई? तो ये मेरा वो मेरा हम नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते ये मेरा है वो मेरा है। अरे आज यहाँ पे आज के तारीख में अगर इस जगह पे हमारा राज है, तो पहले शायद कोई ब्रिटिश लोग का राज था, उसके पहले तो मुगलों का राज था, मराठों का राज था, उसके पहले सातकर्णी थे, यादव थे, आहिर थे, और उसके पहले तो भगवान श्री कृष्ण थे, उसके पहले तो प्रभु रामचंद्र थे, उसके पहले तो परशुराम थे, और तो जमीन किसकी है? वो तो उधर ही है। तो आप सबसे पहले वजूद को भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे आए तो हमें हमारा कर्म करना है, इस हिसाब से आप रहिए। और एक आखिरी बात बताऊंगा कि जिंदगी में ना कोई भी पोस्ट आपको छोटी मिले बड़ी मिले तो ऐसा सोचे मत इससे मैं क्या कर सकता, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हर पोस्ट की अपनी वैल्यू होती है, हर पोस्ट की। ये घड़ी है, इस घड़ी में एक छोटा सा स्क्रू अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये चलेगी क्या? नहीं चलेगा। आपकी इतने बड़े बॉडी में हार्ट है, उसको निकाल दिया तो चलेंगे क्या? नहीं।
एक स्टोरी बताता हूँ, जाते जाते फिर खत्म करता हूँ बात। मैंने सुना था कि एक, आप जानते हैं ना, वो रतन टाटा या टाटा कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, और इतनी बड़ी कंपनी है कि हर जगह पे उनकी फैक्ट्रीज है। एक बार रतन टाटा जी फ्लाइट से कहीं पे जा रहे थे, अचानक पता चला कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी आ गई। तो आसपास में एक छोटा सा रनवे था पुराना मिलिट्री का, उतार दिया। फिर पता चला कि अभी दूसरा विमान आने को 3-4 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे बैठ के क्या करेंगे। तो टाटा के तो हर 1-2 किलोमीटर में कहीं ना कहीं तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो पता चला कि यहाँ से 5 घंटे दूरी पे एक फैक्ट्री है, चलो विजिट करते हैं। तो विजिट करके वहां पे पहुंचे। अरे पहले जैसे वहां पे मोबाइल की ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, तो जब पहुंच गया वहां पे, और जैसे गेट पे पहुंचे तो बोला भाई गेट खोलो। गेट पे वॉचमैन था, वो बोलता है गेट पास। अरे बोल मालिक है, बोला मैं किसी को नहीं जानता, गेट पास दो, अंदर जाओ। 10 मिनट खाए उसने, तब तक पता चला अंदर कि भाई टाटा है। फिर अंदर से मैनेजर है, दौड़ के आए, सब लोग दौड़ के आए। अरे क्या कर रहा है भाई, इनको क्यों रोका है, ये तो मालिक है। फिर गेट खोल के लेके गए, सब बोले अभी इसकी गई नौकरी गया। वो भी समझ गया कि अभी पंगा हो गया। लेकिन आधे घंटे बाद उसको अंदर से बुलावा आया, क्योंकि अंदर एक छोटा सा फंक्शन रखा था, उनको पता चला था कि आ रहे। वहां जाके उस वॉचमैन को बुलाया गया, और उस वॉचमैन को बुला के रतन टाटा जी ने खुद उसके हाथ में पुष्पगुच्छ भेजे, उसका सत्कार किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर हर व्यक्ति इस तरह से सही काम करे तो मेरे कंपनी में कुछ गलत होगा नहीं, कभी ऐसी गलत चीज कभी होगी नहीं। तो ऐसे हर व्यक्ति को एक सही काम करना चाहिए, अपना जो काम है वो सही तरह से करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपके जीवन में आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, क्या मिलती है, उसका कोई गम मत कीजिए। जो काम करेंगे सीरियसली कीजिए, दिल से कीजिए, 100% दीजिए। देखिए वहां पे भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी और आपका अच्छा नाम हो जाएगा। और अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के साथ रहो, और सच्चाई के साथ रहोगे तो आपको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ पे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया, बड़ी शांति से सोना, क्योंकि स्टूडेंट से इस तरह से शांति कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो इतनी शांति में कभी रहा नहीं था। लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और आपके साथ ये बातें शेयर करते हुए मुझे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आज इतने बड़े महानुभावों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैं अर्चना जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और प्रिंसिपल साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यह मौका हमें यहाँ पे दिया आने का, इस बड़ी महफिल में इन बच्चों के साथ वार्तालाप करने का। तो मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो सम्मान आप सबने मुझे दिया उसका मैं हमेशा याद होगा। जय हिंद, जय हिंद। Thank you so much, sir. A really huge round of applause for such an inspiring person. अर्चना जी की बात हो रही है, तो अर्चना जी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी आप लोग सबके a small introduction to a magnanimous personality that we have here.